अस्सलाम वालेकुम। एक क्वेश्चन जो मेरे से बार बार पूछा जा रहा है, मुझे बड़े लोगों के मैसेज आए हैं पिछली वीडियो के बाद, जो मैंने इस पे की थी आपके रिसर्च रिलेटेड इशू पे जो आपका आज आप लोगों ने फेस किया है, वो ये कि ये DOI नंबर क्या चीज़ है। DOI नंबर जो है बेसिकली इट इज़ एब्रीविएशन फॉर डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। ये आपके शनाख्ती कार्ड नंबर की तरह होता है। जैसे हर बंदे को एक यूनिक शनाख्ती कार्ड नंबर इशू होता है, इसी तरह हर पब्लिश्ड वर्क को एक यूनिक DOI नंबर इशू होता है। DOI नंबर बहुत सारी चीज़ों को इशू हो सकता है, उस पर मैंने एक वीडियो पहले की हुई है, आप वो देख सकते हैं। DOI नंबर आप खुद भी जनरेट कर सकते हैं, जेनोडो से ले सकते हैं, रिसर्च गेट से ले सकते हैं, फिक्शेयर से ले सकते हैं अपनी चीज़ों के लिए। अब जो DOI नंबर होता है वो दो तरह का होता है। एक वो होता है जो आप खुद लेते हैं किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है, और उसमें आपने देखना है तो आप जेनोडो पे जाके देख सकते हैं। मेरी एक वीडियो मैंने पहले की हुई है, उस पर भी आप देख सकते हैं कि DOI नंबर आप जेनोडो से किस किस चीज़ का ले सकते हैं। दूसरा DOI नंबर वो होता है जो जर्नल एडिटर आपको देता है। जो अच्छे जर्नल्स होते हैं उनका अपना DOI रजिस्ट्रेशन होती है। जैसे क्रॉसरेफ के साथ मेरी रजिस्ट्रेशन क्रॉसरेफ के साथ है। क्रॉसरेफ एक रजिस्ट्रेशन एजेंसी है, आप उसे गूगल करके देख लें, CROSSREF। तो वो हर जर्नल की एक डिफरेंट वो क्रॉसरेफ नंबर इशू होता है। जैसे मेरे जर्नल का जो है वो उस पर वेबसाइट पे दिया हुआ है। तो हमने जब वॉल्यूम 1 नंबर 1 इशू किया था तो पब्लिश किया था, तो उस वक्त हमारे पास क्रॉस रेफ की रजिस्ट्रेशन नहीं थी। लेकिन जैसे ही वो जो था आर्टिकल्स हमने फिर हम क्रॉस रेफ पे गए तो हमने सारों को DOI नंबर क्रॉस रेफ का असाइन किया। असल चीज़ जो आप लोगों को इस वक्त प्रॉब्लम आ रही है ना, आपके आर्टिकल्स क्यों रिजेक्ट हो रहे हैं, आप लोगों का जब DOI नंबर डालते हैं तो वो आपको जर्नल की वेबसाइट की बजाय वो आपको जेनोडो के ऊपर ले जाते हैं। जो क्रॉसरेफ का DOI नंबर होता है उसकी एग्जांपल मैं डिस्क्रिप्शन में इसमें दूंगा। क्रॉसरेफ का DOI नंबर जो होता है वो आपको जर्नल की वेबसाइट पे लेके जाता है। तो जर्नल की वेबसाइट होती है, वहाँ पे लेके जाता है कि ये क्रॉसरेफ का DOI है। तो इस पे प्लीज़ जो समझने वाली बात है वो ये है कि अच्छे जर्नल्स जो होते हैं वो हमेशा क्रॉसरेफ का DOI देते हैं, वो जेनोडो का नहीं देते। एक DOI नंबर के पीछे आपका $1 लगता है। $1 के पीछे जो होता है वो आपकी ये रिसर्च जो होती है तबाही फिर जाती है, जो आप लोगों के साथ हुआ है। आप लोगों के साथ क्या हुआ है, आप लोगों ने, आपकी बदकिस्मती कि आप लोग फेसबुक में उन लोगों के झांसे में आ गए जो आपके ग्रुप्स में पोस्ट करते थे और आपके बड़ी माजरत के साथ ये आपके एडमिन्स भी अलाउ करते थे। मैं देखता रहता था, मैं कभी इस पर बात नहीं करता था। लेकिन ये जब CIP आई तो उसके साथ ही एक और इंडस्ट्री आई, उस पर खैर बाद में बात करेंगे। लेकिन ये जो 5-5 मार्क्स के साथ आपको CIP के लिए आर्टिकल्स होते थे, उस पर क्या होता था कि आप लोग देते थे 15 से 20 हज़ार रुपया, जो रेट्स चल रहे थे 15 से 20 हज़ार पर ऑथर आप देते थे। 6 ऑथर्स होते थे आप, और आपका जो होता था लाख से 1.5 लाख रुपए में आपकी एक रिसर्च तैयार होती थी। रिसर्च क्या तैयार होती थी, कॉपी पेस्ट करना होता था, वो एक ऐसे ही घटिया से जर्नल में भेज दी जाती थी। आपके पास आई DOI लिंक आता था और आपको कहा जाता था, जेनोडो का DOI मिलता था ना आपको कहा जाता था ये आपने सिर्फ PRP के लिए यूज़ करना है, आपने किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं जाना। जब आपकी रिसर्च पब्लिश होती है ना तो बंदा बड़े फ़ख्र से बताता है कि मैं पब्लिश हुआ हूँ। पब्लिकेशन इज़ अ ह्यूज थिंग इन एकेडमिक सर्कल्स। लेकिन आप लोगों को ये कहा जाता था कि ये आप लोगों ने DOI नंबर किसी को बताना नहीं है। आप लोगों को तो उसी वक्त सोचना चाहिए था कि किस तरह की रिसर्च पब्लिश हो रही है। आप लोगों को ना किसी ने कभी गाइड किया, ना आप लोगों ने कभी किसी से सवाल किया। मुझे भी इस चीज़ का एहसास खैर काफ़ी बाद में हुआ, लेकिन रिसर्च मेथडोलॉजी जो है एक ऐसी चीज़ है जो कि हर बंदे को आनी चाहिए, कोई मुश्किल काम नहीं है। मुझे भी ये काम नहीं आता था, मैंने सीखा है, कोई मुश्किल काम नहीं है, इट्स वेरी वेरी इजी। और इस चैनल के थ्रू मैंने अपने इस पर वीडियोज़ में फारे वक्त में डालता रहूँगा। आप लोगों के पास टाइम वो देख लिया करें, आप लोग सीखें। रिसर्च बहुत ईजी है, ये चलते फिरते काम हो जाता है। मैं एक एग्जांपल आप लोगों को कोट करता हूँ। एक मेरी हाइपोथेसिस थी कि कोविड के अंदर हम लोगों को PPEs का मसला है, उस पर डेटा कलेक्शन किया और रिसर्च पब्लिश की। आई गॉट पब्लिश्ड इन एन इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल, इन अ प्रॉपर इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल जो कि पबमेड इंडेक्स है, उसका इम्पैक्ट 3.78 है या 3.07, आई एम फॉरगेटिंग दैट। आप लोगों के जो जर्नल्स हैं उसके ऊपर जो मतलब आपके जर्नल्स ब्लैक लिस्ट हुए हैं उसके ऊपर बड़ा बड़ा करके लिखा हुआ है इम्पैक्ट फैक्टर 4, इम्पैक्ट फैक्टर 3, इम्पैक्ट फैक्टर 2। आपको मज़े की बात बताऊं, पाकिस्तान के जो हाईएस्ट इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स हैं ना, इसमें हमारे पास है
पाकिस्तान जर्नल ऑफ मेडिकल साइंसेज है, बहुत अच्छा जर्नल है। जर्नल ऑफ कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन पाकिस्तान है, बहुत अच्छा जर्नल है। जर्नल्स ऑफ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन है, कराची से छपता है, बहुत अच्छा जर्नल है। ये 3 आपके मेडिकल जर्नल्स हैं जिनका प्रॉपर इम्पैक्ट फैक्टर है। कोई और जर्नल्स भी हो सकते हैं, जे अयूब मेडिकल कॉलेज एबटाबाद है, उसका भी इम्पैक्ट फैक्टर है। ये वो जर्नल्स हैं जो पबमेड इंडेक्स्ड हैं। जो जर्नल पबमेड पे इंडेक्स है ना, उसका इम्पैक्ट फैक्टर होता है। हाईएस्ट इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल पाकिस्तान का जो है, इफ आई मे बी मिस्टेकन, लेकिन जो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक है वो पाकिस्तान वेटनरी जर्नल है, उसका इम्पैक्ट फैक्टर 1 के करीब करीब है। इम्पैक्ट फैक्टर जो जनरेट करते हैं, ये मतलब हमारे इम्पैक्ट फैक्टर वेरी करता है। आपकी जो रिसर्च पब्लिश हो रही थी वो एक फॉल्स जर्नल था, वो इम्पैक्ट खुद ही जनरेट करते थे, उनका इस इम्पैक्ट फैक्टर से कोई ताल्लुक नहीं था। वो जर्नल तो आप गूगल स्कॉलर, माइक्रोसॉफ्ट एकेडमिक पर सर्च करेंगे तो आपको जर्नल वो कहीं पर नजर नहीं आएगा, क्योंकि उसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं है, उसकी कोई प्रेजेंस नहीं है। जो DOI नंबर के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है वो ये कि DOI नंबर वो एंटर करें तो वो जर्नल की वेबसाइट पे डायरेक्ट करे, वो आपको ज़ेनोडो की वेबसाइट पे ना लेके जाए। ये चीज़ वो देखना चाह रहे होते हैं, इसलिए आप लोग मार खाते हैं कि आप लोगों के जर्नल की वेबसाइट पे नहीं जा रहा होता, आप लोग ज़ेनोडो की वेबसाइट पे जा रहे होते हैं। प्लीज़ आप लोग वो DOI नंबर देखें जो जर्नल की वेबसाइट की तरफ डायरेक्ट करें। अब बाज़ जर्नल्स जो होते हैं उनकी अपनी वेबसाइट होती है जिस पर वो डायरेक्ट लेके जा रहे होते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको इस पर देता हूँ, पाकिस्तान जर्नल ऑफ मेडिकल साइंसेज है, इनकी अपनी वेबसाइट पे ओपन जर्नल सिस्टम इंस्टॉल्ड है। जो भी इस पर आप DOI नंबर डालेंगे वो डायरेक्ट आपको PJMS की वेबसाइट पे लेके जाएगा। दूसरा जर्नल जो है JPMA है, वो एक थर्ड पार्टी का जो है वो OJS यूज़ करते हैं, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन वो EJ मैनेजर यूज़ करते हैं। आप उस पर DOI नंबर डालेंगे तो आपको हो सकता है कि वो पबमेड की तरफ ले जाए, हो सकता है कि वो आपको EJ मैनेजर पे ले जाए, हो सकता है कि वो आपको JPMA की वेबसाइट पे ले जाए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो आर्टिकल फेक है। वो इन तीनों में से आपको कहीं पे भी ले जा सकता है, लेकिन उसका प्रॉपर DOI नंबर है। आपके तो जो ये DOI नंबर्स हैं आपको तो ज़ेनोडो से मिल रहे हैं, ये सारे के सारे, ये आपके ओरिजिनल DOI नंबर्स नहीं हैं। पब्लिकेशन आपने किस तरह करनी है या कैसे करनी है उस पर बात बाद में होगी। अगर आप लोग इस पर जानना चाहते हैं कि किस तरह इन चीज़ों से बचा जा सकता है तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब इस पर मैंने एक्सक्लूसिवली इसी चीज़ पर बात करनी है। लेकिन जो अभी आप लोगों के लिए बात है, जो आप ग्रीवेंस कमेटी में सुबह करेंगे, सुबह जाके आप प्रॉपर DOI नंबर दिखाएंगे। अगर आपके पास ज़ेनोडो के अलावा कोई और DOI नंबर है जो आपको जर्नल की वेबसाइट से मिला हुआ है तो आप वो यूज़ करेंगे। आपने ज़ेनोडो का DOI नंबर नहीं यूज़ करना। आप में से कुछ लोग जर्नल की वेबसाइट के आपको DOI नंबर्स मिले हुए, लेकिन आप लोग ज़ेनोडो के यूज़ करते रहें, प्लीज़ मत यूज़ करें, जर्नल की वेबसाइट वाला यूज़ करें। ये इतनी सी अभी बात है। मज़ीद जो होगा वो आप लोगों के साथ हम इंशाल्लाह मज़ीद बात भी करेंगे बाद में, लेकिन ये सुबह के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि सुबह जाके आप बताइए कि ये आपका DOI नंबर है जर्नल की वेबसाइट पे। ये प्लीज़ देखें कि जो आपका DOI नंबर है वो जर्नल की वेबसाइट पे डायरेक्ट होना चाहिए, ज़ेनोडो पे नहीं जाना चाहिए। ज़ेनोडो पे जाएगा तो आपका आर्टिकल रिजेक्ट हो जाएगा। मज़ीद आप लोगों को क्वेश्चन है तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क, आई वुड लव टू आंसर दैम। और एक बात याद रखिएगा, जो बंदा आपको ये कहता है कि वो पैसे दे के रिसर्च लिखेगा, पैसे दे के आपकी पब्लिकेशन कराएगा, ठीक है, तो वो बंदा आपको फेक रिसर्च इस पर कर रहा है। कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग के प्रोफेशनल यहाँ पे कंटेंट राइटर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट राइटर्स हैं, और वो आपके कंटेंट को इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश कराते हैं। ठीक, इंटरनेशनल जर्नल्स का मतलब ये है कि वो पबमेड इंडेक्स जर्नल्स होते हैं, लेकिन वो इस तरह नहीं लिखते उनकी। आप इस पर जाके एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, अगर आपने प्रोफेशनल कंटेंट राइटर की एग्जांपल देखनी है, एडिट एज की वेबसाइट पे जाके देख लीजिए, आप लोग पेपर ट्रू की वेबसाइट पे जाके देख लीजिए, यूट्यूब पे अक्सर उनके इश्तेहार भी चल रहे होते हैं। ये प्रोफेशनल कंटेंट राइटर्स हैं, ये हमारे इनकी तरह नहीं है जो पाकिस्तान में बैठे हुए कि 5 नंबर के लिए आप जनाब रिसर्च आर्टिकल पब्लिश करा लें। वो तो सारा फेक प्लेजराइज्ड होता है जो आप लोगों के साथ हुआ है। बहरहाल ऑल द बेस्ट फॉर यू, और अल्लाह आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, लेकिन प्लीज़ अपने जूनियर्स को गाइड करें कि इस तरह के हथकंडों में ना आए। CIP का एक मकसद था, वो ये था कि आप लोगों को रिसर्च सिखाना है, रिसर्च आप लोगों में इनकलकेट करानी है। आप लोग इस पर फोकस करें, प्रॉपर तरीके से रिसर्च सीखें, प्रॉपर तरीके से रिसर्च करें। रिसर्च इज़ द थिंग दैट इज़ ईजीएस्ट टू डू एंड इज़ द मोस्ट रिवॉर्डिंग। आप सोच भी नहीं सकते कितनी रिवॉर्डिंग चीज़ है। आप लोगों को जब इसकी समझ आएगी, आप लोगों को ये बताया जाता है कि आप लोगों को रिसर्च नहीं आप लोग कर सकते, बहुत मुश्किल काम है, टाइम लगेगा, आप लोगों को गलत बताया जाता है। रिसर्च एक ऐसा काम है जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता,
आपको पहले स्टेप पे डाटा, एक थ्योरी बना, एक आपकी हाइपोथेसिस होनी चाहिए, आपके भी जहन में सवाल आते होंगे, उनको लिखें। उसके बाद हाइपोथेसिस आपने कर ली, डेटा कलेक्शन टूल डिज़ाइन करें, डेटा कलेक्ट करें। यार जब मैंने अपनी पहली रिसर्च की थी ना, मैं उस सेकेंड ईयर स्टूडेंट था, तो मुझे डेटा कलेक्शन के लिए जाना पड़ा था, खुद जाना पड़ा था, क्योंकि उस वक्त ये ऑनलाइन फॉर्म्स नहीं होते थे, काम मुश्किल, काम उस वक्त ये ऑनलाइन फॉर्म्स होते, काम बहुत ईजी हो जाता। जो मेरी रिसर्च अभी रिसेंटली पब्लिश हुई है वो तो सारी मैंने ऑनलाइन की है, और वो मेरी इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल में पब्लिश हुई है, पबमेड इंडेक्स जर्नल पे। इम्पैक्ट पे मैं बाद में बात करूँगा अपनी किसी और वीडियो में। तो लेकिन ये बात जो आप लोगों को समझनी चाहिए, फेक प्लेजराइज्ड रिसर्च से बचें प्लीज़। ऐसे लोगों के धोखे में ना आए, ऐसे लोगों के हथकंडों में ना आए, क्योंकि इन्होंने आप लोगों के लिए तबाही फेरनी है। ये बिजनेस ओरिएंटेड लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये काम करते हैं, ठीक। उन लोगों से गुजारिश ये है कि बजाय इसकी कि ये फेक और प्लेजराइज रिसर्च की तरफ जाएं, प्रॉपर तरीके से रिसर्च करके पब्लिश करें। क्योंकि ये जो इस तरह के फेक प्लेजराइज रिसर्च आपकी होती है, ये पकड़ी जाती है, ये छुपी नहीं रहती। HEC का एक रूल है कि आपका प्लेजरिज्म 20% से कम होना चाहिए, सिंगल सोर्स प्लेजरिज्म 5% से कम होना चाहिए। जब आपका प्लेजरिज्म रन किया जाता है, आपके जो ज़ेनोडो पे आर्टिकल्स आए हुए हैं डिफरेंट जर्नल्स में, उनको आप किसी भी प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर से रन करें, आपने प्लेजरिज्म उनका टेस्ट कराना है तो आप मुझे बता दें, मैं आपको बता दूंगा कि आपका आर्टिकल किसकी कॉपी हुआ है। यार आप मैंने एक आर्टिकल देखा, मैं देख के परेशान हो गया, उस पर लिखा हुआ था वो mRNA का उन्होंने कोई किया हुआ था वायरल हेपेटाइटिस में, समथिंग लाइक दैट। उस तरह की रिसर्च पाकिस्तान में हाईएस्ट सेंटर्स पे होती है, वो आपकी BHU या RSC में बैठ के नहीं हो सकती। वो जो आर्टिकल के जो कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर थे वो BHU में बैठे हुए थे, वो देख के पता चल गया कि ये फेक प्लेजराइज रिसर्च है। उसमें मैंने थोड़ी सी और सर्च की तो वो पता चल गया कि वो एक अमेरिकन ऑथर है जिसकी रिसर्च कॉपी की हुई थी। उन्होंने सिर्फ ऑथर्स के नाम चेंज किए हैं, टाइटल में उन्होंने 2 वर्ड चेंज किए और वो आ गए। हमारे पास तो सारा वक्त जो होता है इसी तरह के आते हैं, आधा वक्त तो, आधे से ज़्यादा आर्टिकल्स तो इसी बेस पे हम रिजेक्ट करते हैं कि ये प्लेजराइज्ड है। ओरिजिनल रिसर्च आप करना सीखें, बहुत ईजी है, यू विल लव डूइंग इट। जब आपको एक दफ़ा समझ आ गई, बहुत ईजी है। बंदा जाके फंसता है स्टैट्स में, स्टैट्स आपको कोई मसला नहीं है, 2-4 चीज़ें हैं स्टैट्स की सारी। उसके बाद आप पेपर लिखना है, जब एक दफ़ा सीखेंगे, सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं जो आपके हेल्प आउट करते जाएंगे हर स्टेप पे। ये पहले की तरह नहीं है कि चीज़ें मुश्किल हैं, अब हर चीज़ बहुत आसान हो गई। आप थोड़ा सा बैठना पड़ता है, पास थोड़ा सा सोचना पड़ता है, डेटा कलेक्शन हो जाए, उसके बाद बैठ के आप पेपर लिखें, इट्स वेरी वेरी ईजी। सो क्रक्स ऑफ द थिंग, प्लीज़ ट्राई टू डू ओरिजिनल रिसर्च इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन फेक रिसर्च। और अगर आपके साथ DOI लिंक में कोई इशू है, या आपके साथ इस चीज़ पे कोई इशू है कि आपका HEC रिकग्नाइज जर्नल है लेकिन DOI लिंक नहीं है, तो उस पर घबराने वाली बात नहीं है। HEC के डेटाबेस पे जाएं, जर्नल निकालें और उन्हें जाके बताएं कि जी HEC रिकग्नाइज जर्नल है, DOI नंबर नहीं है, तो कोई बात नहीं है, HEC के इस पे है वेबसाइट पे, वो आपका मान जाएंगे। ग्रीवेंस कमेटी में जब आप कल जाएं, अगर आपका जर्नल HEC इंडेक्स्ड है, ठीक है, तो आप जाके उन्हें दिखाएंगे HEC इंडेक्स जर्नल है। नहीं है, ठीक है, तो उन्हें बताएंगे कि ये DOI नंबर इसके साथ लगा हुआ। बहुत सारे जर्नल ऐसे हैं जो HEC इंडेक्स नहीं लेकिन इन प्रोसेस हैं, उनके साथ प्रॉपर DOI नंबर लगता है, वो भी माने जाते हैं। आप लोग जो रिजेक्ट होते हैं, जहाँ पे मार खा रहे हैं, वो ज़ेनोडो के DOI पे है, ठीक है। ज़ेनोडो के DOI आपने नहीं यूज़ करना है, आपने क्रॉसरेफ के DOI यूज़ करने हैं। उन जर्नल्स को सिलेक्ट करें CIP के लिए जो आपको क्रॉसरेफ का DOI दे रहे हैं। जो ज़ेनोडो का DOI दे रहे हैं वो सारे फेक जर्नल्स हैं, उनकी कभी भी नहीं मानी जाएगी। और जो जर्नल आपको DOI नंबर नहीं दे रहा, उसमें कभी भी पब्लिश ना करें अगर आप CIP के लिए जा रहे हैं तो, क्योंकि CIP की बेसिक रिक्वायरमेंट डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर नंबर है। और रिसर्च मेथोडोलॉजी पे इस चैनल पे मैं मज़ीद वीडियोस डालता रहूँगा, CIP से रिलेटेड भी जो प्रॉब्लम्स मेरे लगेंगे बात करने की, क्योंकि इस तरह की वीडियोस में बहुत कम डालता हूँ। मेरी यूजुअली जो वीडियोस होती हैं वो होती हैं एक्सप्लेनेटरी टाइप होती हैं, या उस पर वीडियोस टाइप पे बनी होती हैं, या और सॉफ्टवेयर्स पे बनी होती हैं, तो वो मैं इस पर अपडेट करता रहूँगा। आप प्लीज़ इसको, अगर आप रिसर्च मेथोडोलॉजी सीखना चाहते हैं तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। इफ़ यू हैव एनी क्यूरीज, फील फ्री टू रीच मी एनी टाइम। थैंक यू सो मच।